डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को स्टार्ट करना था बोला गया था फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, आज की टॉपिक आपको बताई गई थी, थोड़ा सा आप पढ़ के रखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो सरफेस टेंशन कंप्लीट हो गया था, हमें स्टार्ट करना था बेटा आज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स में। देखो, जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, चलो फ्लूइड किसे कहते हैं, एक टर्म्स आता है फ्लूइड। फ्लूइड हम किसे कहते हैं, बहुत सारे कंडीशन में हमें क्या, ठीक है, और लोगों को पता होता है कि जो लिक्विड होता है उसी को फ्लूइड कहते हैं बेटा। लिक्विड को ही केवल फ्लूइड नहीं कहते, फ्लूइड मीन्स होता है जिसमें फ्लो की टेंडेंसी हो, जिनमें क्या हो, फ्लो की टेंडेंसी होती है, उसको कॉमनली हम लोग फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड में क्या लिक्विड एंड गैस बोथ आर इंक्लूडेड। फ्लूइड में जो होता है लिक्विड और गैस दोनों ही क्या है आपका इंक्लूडेड होती है। जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें बोथ लिक्विड एंड गैसेस विल बी इंक्लूडेड। तो लिक्विड और गैस दोनों चीज़ों को हम इंक्लूड करके फ्लूइड कहते हैं बेटा। तो फ्लूइड इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस बोथ। लिक्विड और गैस दोनों का जो मिक्सचर होता है उसी को नाम हम लोग लेते हैं बेटा, क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड्स आर द मिक्सचर ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड और गैस दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम नाम देते हैं बेटा फ्लूइड कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो कह रही है आपने फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, तो इट इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस बोथ। लिक्विड और गैस दोनों का मिक्सचर जो होता है उसे एक और नाम आप देते हैं। ठीक है, यानी कि आइदर गैस और लिक्विड जिसमें फ्लो होने की टेंडेंसी हो, सिंपली आप कह लो। ठीक है, कि जिसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है उसे फ्लूइड कहते हैं। और इसमें हम जो स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बेटा, जो स्टडी करते हैं फ्लूइड की, वो दो पार्ट में कर लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फ्लूइड की स्टडी करते हैं बेटा, वो दो पार्ट में करें, एक फ्लूइड स्टैटिक्स होते हैं और एक फ्लूइड डायनेमिक्स होता है। मतलब जब तक आपका जो फ्लूइड है वो रेस्ट में है, ठीक है, जब तक वो रेस्ट में है तब तक जो इसकी स्टडी होती है उसे हम फ्लूइड क्या स्टैटिक्स कह लेंगे। और जब वो मोशन स्टार्ट कर देता है, यानी उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो उसे फ्लूइड हम लोग कहते हैं। बेसिकली इस यूनिट में हमें फ्लूइड डायनेमिक्स ही डिटेल में ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, बट थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक क्या स्टैटिक्स को रस करेंगे। तो फ्लूइड क्या स्टैटिक्स में, जैसे मान लो कोई आपका चैम्बर है, कोई कॉलम है, उसमें आपने बेटा फ्लूइड को फिल कर दिया। जब फ्लूइड को आप फिल करेंगे तो उस केस में उस लिक्विड की वजह से एक प्रेशर आपका एग्जर्ट करेगा। तो उस केस में जो आपका यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, सरफेस टेंशन पढ़ा होगा, ठीक है, फ्लूइड डेंसिटी पढ़ी होगी, प्रेशर की वैल्यू अगर रेस्ट मोड में है तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी फ्लूइड स्टैटिक्स में आ जाती है बेटा। इसमें आ जाएंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में। दूसरी चीज़ होती है जब फ्लूइड डायनेमिक्स की हम बात करते हैं, तो फ्लूइड डायनेमिक्स की जब बात करेंगे, जब आप उसमें फ्लो हो रहे हैं, यानी लिक्विड क्या कर रहा है, आप फ्लो, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, पढ़ा होगा लॉ ऑफ बेटा कंटिन्यूटी। ठीक है, आपने विस्कस फोर्स यानी विस्कोसिटी पढ़ी होगी। विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स तभी लगेगा जब दो लिक्विड लेयर के बीच में बेटा रिलेटिव मोशन होगा, तो विस्कोसिटी हो गई। जैसे आपने वहाँ फिजिक्स उसमें पढ़ते हैं आप लोग क्या, फ्रिक्शन फोर्स, वैसे यहाँ पे टर्म देते हैं बेटा, दो लिक्विड लेयर के बीच जो अपोजिंग फोर्स होता है उसे विस्कस फोर्स कहते हैं। हिंदी में आपने श्यान बल पढ़ा होगा, हिंदी में उसी को आप लोग क्या पढ़ते हैं, श्यान बल कहते हैं बेटा। ठीक है, उसी को कहते हैं विस्कस फोर्स। दो लिक्विड लेयर के बीच में जो आपका क्या, या दो फ्लूइड लेयर के बीच में जो अपोजिंग फोर्स यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वो कहलाता है हमारा क्या, विस्कस फोर्स कहलाता है। ठीक, आप पढ़े होंगे बर्नौलीज थ्योरम सुना होगा बेटा। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, ये हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स में आ जाता है। ये हमारा पार्ट हो जाता है किसका, फ्लूइड डायनेमिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा प्रेशर को लेके। जैसे जनरल केस में हम लोग प्रेशर पढ़ते हैं, P इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं बेटा, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो नॉर्मल फोर्स अपॉन जो एरिया होता है उसी को टर्म लिया आपने क्या, प्रेशर कह लिया। ठीक है, तो प्रेशर की जब बात आप करते हैं, थोड़ा सा सुन लेंगे तब आगे बात करते हैं। देखो, जैसे लिखा आपने प्रेशर, तो बेसिकली हम लोग प्रेशर कहते हैं नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल फोर्स जो आप अप्लाई करते हैं अपॉन जो पर यूनिट एरिया करते हैं उसी को हम लोग प्रेशर कह लेते थे। तो प्रेशर पे इक्वल टू होते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। इनका जो रेशियो है उसे आपने टर्म दिया बेटा क्या, प्रेशर कह लिया। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है इसे आपने नाम दिया क्या बेटा, प्रेशर कह लिया। तो प्रेशर की वैल्यू होगी नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, दिस इज नोन एज क्या, प्रेशर की बात हो गई। ठीक, आगे हम लोग क्या कहते हैं, ये तो प्रेशर पर यूनिट एरिया जो हो गया उसे हम लोग क्या कह लिया, फोर्स कह लिया। ठीक है, प्रेशर कह लिया। अब P इक्वल टू एफ बाई ये हो गया। हम लोग जब लिक्विड की बात करते हैं यहाँ नॉर्मल फोर्स लेते हैं, परपेंडिकुलरली जो फोर्स अप्लाई होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं, अगर यूनिट की बात करेंगे, जैसे SI यूनिट लेते हैं, तो जब SI यूनिट लेंगे तो फोर्स क्या होता है बेटा, न्यूटन
और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या लिख लेंगे बेटा, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं इसकी जब यूनिट आप लिया तो ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी का दूसरा नाम आप देते हैं बेटा पास्कल, दिस इज आल्सो नोन एज पास्कल। इसी को आर करके क्या लिख लीजिए आप, पास्कल कह लीजिए, ठीक है। तो ये केस आपका होता है। या दूसरा सीजीएस में हम लोग कह लेते हैं, सीजीएस में फोर्स की यूनिट होती है डाइन, और डिस्टेंस की एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी से आप कह सकते हो। डायमेंशन फार्मूला होगा ml के पावर, अगर देखो फोर्स है पर यूनिट एरिया, फोर्स का होता है ml के पावर mlt के पावर -2 अपान l स्क्वायर, ऊपर सेट करेंगे। तो डायमेंशन की जब हम लोग बात करेंगे तो डायमेंशन जो आपका होगा बेटा इसका वो आएगा ml के पावर -1 t के पावर -2। अरे फोर्स का हो गया एल टी के पावर -2 होता है बेटा अपान एल स्क्वायर करेंगे, यहाँ से वैल्यू डायमेंशन मिल जाएगी, फिलहाल कोई बहुत वो नहीं है। तो ये तो कंडीशन आपका हो गया, यहाँ से दिखा दिया प्रेशर की वैल्यू क्या होगी कैसे होगी, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बेटा एक टर्म हम लोग बार बार पढ़ते हैं और उसका एप्लीकेशन भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सरफेस है, उस पर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा अप्लाई होता है प्रेशर, ठीक है, उसी को टर्म देते हैं हम लोग क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लेते हैं। और इसकी जो वैल्यू आपकी होती है, अगर हम लोग एयर सरफेस पे लेते हैं, नियरली एयर सरफेस, तो वैल्यू लेते हैं बेटा, वैसे कैलकुलेशन में तो हमारे इंटू 10 पावर हम लोग 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, बट जो वैल्यू होती है 1.012 या 0.13 इंटू 10 पावर 5, ठीक। तो जब हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर के द्वारा जो अप्लाई होता है किसी सरफेस पे प्रेशर जो है, उसी को टर्म देते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जनरल केस में हम लोग जब लेते हैं एट एयर सरफेस, तो ये 1 एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू होती है, एटीएम कह लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू आपकी लेते हैं वो लिया जाता है बेटा 1.013 या 01 ले लो। इसकी जो वैल्यू आपकी होती है, ऐसे ले लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यह सरफेस के क्लोजर पॉइंट पे जो वैल्यू हमारी होती है 1.01 इंटू 10 पावर क्या 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। इसी को अप्रॉक्सीमेटली 1.01 टार कहते हैं। एक यूनिट अंदर ली जाती है बेटा टार, जब टार लेते हैं ना तो एक टार की जो वैल्यू होती है 1 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। तो वहीं से जब आप वैल्यू लेते हैं तो 1.01 टार कह लेते हैं। और ये जो वैल्यू होती है आपका यहाँ पे, ठीक है, बार, टार के बार, और यही 760 टार के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। जैसे इसकी वैल्यू लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.01 बार कह लेते हैं, या 1 बार भी बोल लेते हैं बेटा, दोनों टर्म लेते हैं। इसी की जो वैल्यू होती है ये 760 टार के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है बेटा, 760 टॉर के बराबर हो जाता है। और यही 760 टार जो होते हैं ये वैल्यू हो गई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। तो टार के टर्म में लेंगे 760 टार हो गया, बार के टर्म में लेंगे तो चूंकि 1 बार की जो वैल्यू होती है 1 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ वैल्यू है 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और जो 1 बार की वैल्यू होती है 1 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो वहाँ पे क्लोज टू 1.01 या रफली 1 कह लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बार में लेते हैं 1 पॉइंट एग्जैक्टली तो लेंगे तो 1.01 लेते हैं, बट नॉर्मल केस में 1 ले लेते हैं तो भी काम चल जाता है, ठीक है। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, या 760 टार या 760 mm Hg इसी को कह देते हैं, 760 mm Hg, या इसी को आप mm Hg में देगा तो 760 mm Hg कह लेंगे, या 76 cm Hg कह लेते हैं बेटा। तो इतने टर्म्स हम यूज करेंगे। 1 एटमॉस्फेयर 1 इंटू 10 पावर 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार में बोला 1.01 बार, या कहीं कहीं आपको रफली बेटा 1 बार कह लेते हैं, कहीं कहीं इसी को 1 बार ले लेते हैं, ठीक। और यही जो होता है वो 760 टार के बराबर होता है। टार को हम mmHg में कन्वर्ट करेंगे तो उतनी ही वैल्यू होती है, 1 mmHg इक्वल टू 1 टार बोलते हैं बेटा। तो ये हो गया 760 mmHg, यही बराबर हमारा 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर, यानी मरकरी कॉलम की लेंथ के बराबर होता है। तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन हो गई। जो भी आप सरफेस से क्लोजर पॉइंट होगा उस पे सभी पे सरफेसेस पे हमारा जो प्रेशर अप्लाई होता है एटमॉस्फेयर के द्वारा वो इतना होता है बेटा, ठीक। अब एक चीज आपका हम लोग लेते हैं बेटा, किसी लिक्विड कॉलम की वजह से अगर प्रेशर लेते हैं, किसी लिक्विड कॉलम के अंदर अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो थोड़ा सा देख लेंगे। मान लो कोई लिक्विड कॉलम है बेटा, उसके अंदर किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर को हम डिस्कस करते हैं
तो उस केस में टोटल जो प्रेशर होता है बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को इग्नोर नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर टोटल होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका जो लग रहा है, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बेटा, वो हो गया, अब प्लस उस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, तो लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा उन दोनों के सम के बराबर हो जाता है टोटल प्रेशर। यानी कि अगर हम ऐसे कह लें, ये कुछ बेसिक चीजें समझ में आई बेटा, बहुत लंबा इसमें नहीं डिस्कशन करना है, ठीक है, थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज कर देना क्या होता है, बस उतना ही। आगे जो मेन पॉइंट है जहां से आपको क्वेश्चन पुटअप करना है वो फिर डिटेल में किया जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं बेटा प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड कॉलम, इनसाइड ए लिक्विड कॉलम, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड कॉलम, किसी लिक्विड कॉलम के अंदर अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं बेटा, कोई आपका लिक्विड कॉलम है, उसके अंदर अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो सिचुएशन क्या बनेगा, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड कॉलम। देखो यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग लिक्विड कॉलम के अंदर अगर प्रेशर की बात आप कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो बात करते हैं प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड कॉलम की, जब बात कर रहे हैं तो प्रेशर की जो वैल्यू आपकी अप्लाई हो रही है, ठीक, लिक्विड कॉलम के अंदर टोटल प्रेशर, जैसे हमने ये सपोज दैट बेटा लिक्विड यहाँ पे फिल्ड है, हाइट आपकी लिक्विड की h है, h हाइट तक आपने लिक्विड फिल किया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू बेटा a है, एरिया क्रॉस सेक्शन a है, डेंसिटी जो लिक्विड की है वो आप d ले लो चाहे रो ले लो, हम रो ले लेते हैं बेटा, रो है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ये फ्री है बेटा, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू लगेगा वो P0 होगा, जो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा P0 होगा। अगर इस लेवल पे कोई पॉइंट आप कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर की वैल्यू P हो, तो प्रेशर की वैल्यू टोटल जो P होगी वो कितनी होती है, तो देखिए होता क्या बेटा, अभी जैसे हम लोगों ने बोला कि अगर केवल लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर की वैल्यू आप निकालोगे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ओनली ड्यू टू लिक्विड कॉलम, तो यहाँ पे होगा अगर हम लोग निकालते हैं प्रेशर ड्यू टू ओनली लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू ओनली लिक्विड कॉलम, केवल लिक्विड कॉलम की वजह से अगर हम प्रेशर की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, प्रेशर ड्यू टू ओनली क्या हो गया, लिक्विड कॉलम, केवल लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर की वैल्यू को अगर आप इंक्लूड करते हैं, केवल लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर की वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्लूड कर रहे हैं, तो सिचुएशन क्या हमारा बनेगा, देखिए यहाँ से जो वैल्यू होगी डेल्टा पी अगर ले लिया जाए, इसकी जो वैल्यू होगी वो होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग लेते हैं, और इस लिक्विड कॉलम का टोटल जो ये फोर्स अप्लाई करेगा इस पूरे एरिया पे, इस पूरे एरिया पे बेटा जो ये प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेगा, इसके वेट के लिक्विड के वेट के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा बेटा mg अपान a, mg की वैल्यू होगी, मास जो होता है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, किसी लिक्विड का जो मास आपका होगा वो उसकी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg की वैल्यू होगी v इंटू रो इंटू जी अपान ए, वॉल्यूम जो होगा लेंथ, चूंकि ये सिलेंड्रिकल है, लेंथ इंटू एरिया के बराबर, हाइट इंटू एरिया के बराबर हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा h इंटू ए इंटू रो इंटू जी बाई ए, देखो ए कट गया बेटा, तो h रो जी के क्या हो गया, h रो जी के बराबर हो गया, तो डेल्टा पी की जो वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ से वो h रो जी के बराबर है, डेल्टा पी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आपकी आ जाएगी, h रो जी के हमारा बराबर आ गया, तो जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो h रो जी की क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। अब देखते हैं हम लोग, तो डेल्टा पी की वैल्यू हो गई h रो इंटू जी की क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया, यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा, तो डेल्टा पी इक्वल टू h रो जी हो गया, तो ये वैल्यू आपकी हो गई, प्रेशर ड्यू टू ओनली लिक्विड कॉलम की बात करेंगे तो डेल्टा पी की वैल्यू h रो जी की हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। आगे देखते क्या है, ये तो प्रेशर की वैल्यू हमने लिक्विड कॉलम की वजह से निकाला, और यहाँ जो प्रेशर आ रहा है ना, ये टोटल, जब टोटल प्रेशर निकालोगी बेटा तो P0 तो हो गया एटमॉस्फेरिक, और प्लस आपका डेल्टा पी हो गया लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर, तो टोटल प्रेशर एट डेप्थ h
टोटल प्रेशर ऑन ए पॉइंट present at depth h, ठीक है, ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक। तो यहाँ पे जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे बेटा, तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एच आप लिक्विड कॉलम जो आप निकाल रहे हैं, तो वैल्यू हमारी पी की वैल्यू आएगी पी नॉट और प्लस डेल्टा पी लिक्विड कॉलम की वजह से हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पी नॉट प्लस कितना, एच रो जी के बराबर। तो टोटल प्रेशर जब निकालेंगे ना, तो पी नॉट प्लस एच रो जी के बराबर हो जाता है बेटा। तो ये तो कंडीशन आपका हो गया कि किसी कोई लिक्विड कॉलम की वजह से अगर प्रेशर केवल फाइंड करना है, तो वो जिस पॉइंट पे आप प्रेशर फाइंड करें उसका फ्री सरफेस से जो आपका डेप्थ होगा, ठीक, प्लस इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ से निकाल लेते। लेकिन अगर टोटल प्रेशर काउंट करना होगा बेटा, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है वो तो ऑटोमेटिकली रहेगा। जैसे आप यह सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, आप मान लें हम खड़े हैं बेटा, हम खड़े तो हमारे फीट के द्वारा क्या हो रहा है, या पे जितना एरिया कवर्ड हो रहा है और जितना हमारा क्या है वेट है, ठीक है, तो ये वेट आपका एज ए फोर्स हो जाएगा, और एरिया जो कवर्ड हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। तो फोर्स बाई एरिया ये आपको हमारे द्वारा जो स्पर्श पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसके बराबर हो जाएगा। जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसके क्या हो जाएगा बेटा, आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कितना प्रेशर होगा, ठीक है। अब अगर हम अपने सर के ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट रख लिया, मान लो इसको हमने डस्टर को रख लिया, तो अब इसका वेट भी तो हमारे साथ में जुड़ जा रहा है। जब बेटा इसका भी वेट हमारा साथ में जुड़ जाएगा, तो उस केस में प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ऐसे ही, ठीक, ये तो हमारे केवल वेट की वजह से प्रेशर था, हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है बेटा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, तो नेट प्रेशर जो हम यहाँ सरफेस पर अप्लाई करेंगे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वेट, ठीक है, इन दोनों के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका होता है। अगर किसी इंडिविजुअल बॉडी की वजह से, पर्सन की वजह से क्या निकालना होगा, तो केवल उसका वेट और एरिया का आप डिवाइड कर लीजिएगा, मिल जाएगा। बट अगर टोटल प्रेशर आपको फाइंड करना होगा कि कितना या सरफेस पे या जिस पास पे आप खड़े हो उस पर अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपका हो जाएगा बेटा क्या, जितना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो और प्लस आपके वेट की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, उन दोनों का आप सम कर लीजिएगा। तो इसके बेस पे आपका टोटल आपका प्रेशर क्या होगा, निकल जाता है। अब एक चीज और आ जाता है बेटा, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेशर होता है, पॉइंट याद रखिएगा, इस पे कई क्वेश्चन से घुमा के पूछ लेते हैं, तो हम लोग कभी कभी ज्यादा सोचने लगते हैं तो गड़बड़ हो जाता है आंसर, ठीक। देखो जो फ्लूइड प्रेशर होता है, एक्ट परपेंडिकुलर, कैसे परपेंडिकुलरली करता है टू एनी सरफेस इन द लिक्विड, वो हमेशा परपेंडिकुलरली ऐड करता है टू एनी सरफेस ऑफ द लिक्विड, नो मैटर हाउ दैट, ठीक है, सरफेस इज क्या ऑब्टेन, कैसे आपका सरफेस ओरिएंटेड है उस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल परपेंडिकुलरली ऐड करेगा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में बेटा, इसी पे रिलेटेड, मतलब कि जो आपका लिक्विड प्रेशर होता है वो परपेंडिकुलरली ऐड करता है, आपका सरफेस कैसे ओरिएंटेड है उससे कोई मतलब नहीं है, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ऐड करता है, ठीक है। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन आपको पुटअप किया गया है, पहले देख लीजिए। ये सब ऐसे क्वेश्चन है बेटा, एक बार भी अगर आपने ध्यान से सुना है तो एग्जाम में फ्री के नंबर मिलते हैं, लेकिन अब बहुत इजी वाले आते कम है बेटा, ठीक है। पहले के टाइम पे ये सब बड़े फेवरेट क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में अब इसका जो स्कोप है थोड़ा घट गया है। बट याद रखिएगा रिपीट होता रहता है। तो कैसे होगा ये समझ गए ना, लिक्विड कॉलम की जो प्रेशर होगा वो एच रो जी के बराबर होगा, एच हो गया डेप्थ, रो हो गई डेंसिटी, जी हो गया दिस, ठीक है। तो इसके बेस पे दिखा देते बेटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपका लिक्विड प्रेशर होता है एक्ट परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है बेटा। लिक्विड प्रेशर विल बी एक्ट है परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलरली वो एक्ट करता है, ठीक है, टू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, ठीक। वो सरफेस कैसे ओरिएंटेड है उससे कोई मैटर नहीं होता है। तो आपका होता है फ्लूइड प्रेशर fluid pressure act perpendicular to the surface। पॉइंट याद रखिएगा, जो फ्लूइड प्रेशर होता है किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली बेटा एक्ट करता है, कैसे एक्ट करेगा,
ठीक है। फ्लूइड प्रेशर विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलरली हमारा एक्ट करता है। ठीक है, अब देखो क्या सिचुएशन हो रहा है, तो जो एक्ट कर रहा है वो हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इसके बेस पे कैसे होगा देखो। जैसे हमने 3 यहाँ पे कॉलम लिया बेटा, डायग्रामेटिकली दिखा रहे हैं, इसी टर्म में आपको क्वेश्चन भी पुट अप किया गया है। एक ऐसे है, दूसरा बेटा ऐसे है, बेस तीनों का बराबर ले रहे हैं बेटा, बेस तीनों का हम बराबर, ये बेस जो है ये तीनों की चौड़ाई जो है वो थोड़ी हम बराबर ही ले रहे हैं तीनों केस में बेटा। ये हो गया दूसरा। तीसरा आपको ऐसे दिया है, ये 3 कंडीशंस आपको दी जा रही है, ये 3 कंडीशंस आपको यहाँ पे दी गई हैं। कैसे हैं देखो, सभी में लेवल सेम है बेटा, सेम लिक्विड भरा जा रहा है, लेवल जो लिक्विड का है वो सेम सेम है, और क्या सेम लिक्विड भरा गया है, मतलब सारे में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सेम है। सेम लिक्विड भरने का मतलब डेंसिटी सेम है। मान लो यहाँ पे ए लिया, ये बी ले लिया, ए बी से 3 डिफरेंट लिक्विड है, 3 डिफरेंट चैम्बर्स में भरे हैं, सबके लिए हाइट की वैल्यू बराबर है, हाइट बराबर है, सबकी डेंसिटी भी हमारी क्या है, रो है, डेंसिटी की वैल्यू रो है, हाइट सबकी एच है। कहा क्या जा रहा है, अगर इसके सरफेस पे बॉटम पे प्रेशर की वैल्यू पी ए ले लें, इसके लोअर सरफेस पे अगर प्रेशर हम लोग पी एच दिखा लें, इसके सरफेस पे बेटा पी बी से दिखा लें, इसके सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू पी से दिखा लें, ठीक है, पी ए पी बी पी सी, तो उस केस में किस कंडीशन में प्रेशर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, किस कंडीशन में प्रेशर की वैल्यू सबसे कम होगी, ये पॉइंट बनाना है हमको। पी ए पी बी और पी सी में रिलेशन बताना है कि जो प्रेशर की वैल्यू होगी किस केस में सबसे ज़्यादा होगा बेटा, किस केस में प्रेशर की वैल्यू जो होगा वो सबसे कम होगा, ये चीज़ हमें डिटरमाइन करना है। जरा बता दो आप। बताएंगे बेटा, प्रेशर की जो वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा किस में होगी, सबसे कम किस में होगी। चलिए हम बताते हैं बेटा, देखो कंडीशन क्या है, तीनों में हाइट की वैल्यू बराबर है, तीनों में हाइट की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो उस केस में जो प्रेशर होगा, हम लोगों ने फार्मूला भी पीछे पढ़ा था, P इक्वल टू एच रो जी, P इक्वल टू एच रो जी। देखो एच की वैल्यू सभी में क्या है, सेम हाइट तक भरा गया है, रो की वैल्यू सभी में बोला सेम सेम है, सेम लिक्विड आपका फिल किया गया है, जी ऑलरेडी सेम रहेगा रहेगा सेम लेवल पे है, तो जब सारे फैक्टर सेम है, प्रेशर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है बेटा कि यहाँ पे देखो जो लिक्विड है अपर लेवल जब ले रहे हैं तो यहाँ तक लाई कर रहा है, ठीक, ये कंडीशन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे जो है पूरा पूरा उतना ही, यहाँ पे जो है इतना बढ़ जा रहा है, यहाँ पे लिक्विड की अमाउंट जो हो रही है वो बढ़ रही है, तो अगर तीनों का बेस लेवल, बेस पर जो है आपका क्या है, बराबर है, बेस एरिया बराबर तीनों का हो, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड जो क्या है इसमें होगा, क्योंकि देखो ये ऊपर जाके डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, तो लिक्विड की अमाउंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। अगर इसका वेट जो लिक्विड का हम डब्ल्यू सी ले लें, इसका वेट बेटा डब्ल्यू बी ले लें, और इसका वेट हम लोग डब्ल्यू ए ले लें, तो उस केस में सबसे ज़्यादा लिक्विड किस में है, डब्ल्यू सी वाले में बेटा डाइवर्ज हो रहा है, डब्ल्यू बी वाला जो है उससे कम है, और डब्ल्यू ए वाला कन्वर्ज हो रहा है, तो ये सबसे कम है, डब्ल्यू ए वाला जो है वो सबसे क्या है बेटा, कम है,
तो ये केस WA, WB और WC की बात हो जाती है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, इसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। WA, WB, WC में अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात कर लें WA, WB और WC में, तो इस केस में सबसे ज़्यादा हमारी जो वैल्यू मिल रही है वो WC। ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी से लोग कंफ्यूज होते हैं बेटा, इसी पॉइंट से कंफ्यूज होते हैं कि अमाउंट वहाँ सबसे ज़्यादा होगा तो प्रेशर की वैल्यू भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। प्रेशर वर्टिकल हाइट और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो सभी में, तीनों कंडीशन में PA, PB, PC बराबर रहता है। याद रखिए क्वेश्चन पुटअप किया गया है, जबकि वेट सभी में कैसा है, अलग अलग है। लिक्विड के वेट जो आपका होगा, अमाउंट जो टोटल फिल्ड किया गया है वो सभी में अलग अलग है, लेकिन आपका जो वैल्यू आपकी है, ठीक है, वो प्रेशर की, वो सभी के सेंट्रल पॉइंट बीच में जो मिड आपका है, लोअर पॉइंट है, उस पर सब पे बराबर बराबर रहेगा। तो एक बार फोटो देख लिया, याद रहना चाहिए बेटा। ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं, आगे तो फ्री के नंबर होते हैं, कुछ इसमें कैलकुलेशन तो आपको करना नहीं है, समय आपको देना नहीं है, बस एक बार फोटो देखा, आंसर के टिक कर दिया। लेकिन टिक तभी सही होता है जब चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको पता हो। जैसे यही कंफ्यूज करेगा कुछ लोग, आपने देखा हाइट तो बराबर है, एक बार दिमाग काम करेगा भाई हाइट बराबर है तो प्रेशर बराबर होना चाहिए, तब तक दिमाग दूसरा है, भाई यहाँ लिक्विड सबसे कम है, यहाँ उससे ज़्यादा है, वहाँ उससे ज़्यादा है। तो वेट हमारा बदल गया, वेट बदलने का मतलब फोर्स की वैल्यू दिमाग में आ गई कि फोर्स, इसका वेट ज़्यादा उसका फोर्स ज़्यादा, तो प्रेशर वहाँ ज़्यादा होगा। बट वर्टिकल आपका होता है, अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था, फ्लूइड प्रेशर एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, सीधा सीधा ऐसे एक्ट करेगा, तो सरफेस पे जो आप ले रहे हैं, ठीक है, वो सभी पे क्या मिलेगा आपको, बराबर बराबर मिलेगा बेटा, ठीक। तो पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ठीक। ये तो केस होगा क्या होता है कैसे होता है। बाकी हम लोग यहाँ टर्म्स आएगा डेंसिटी, जैसे लिक्विड की बात करें, डेंसिटी जो होता है सब पहले से आप लोग पढ़ रहे हो यार, मास बाई वॉल्यूम जो होता है उसी को हम लोग डेंसिटी कह देते हैं। लिक्विड के लिए करेंगे तो लिक्विड का मास अपॉन लिक्विड की क्या वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड है वो डेंसिटी होगा, कोई ऐसी नई चीज़ें नहीं होती हैं। एक चीज़ लेकिन ध्यान रखना ये है कि जब प्रेशर की वैल्यू, किसकी वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रेशर की वैल्यू, ठीक है, इंक्रीज करते हैं, किसी लिक्विड सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू राइज करिए तो डेंसिटी की वैल्यू स्लाइटली आपकी लिक्विड की इंक्रीज करते हैं। गैसेस में लार्ज इंक्रीजमेंट होता है, बट जो आपका लिक्विड होता है वहाँ पे, ठीक है, स्मॉल इंक्रीजमेंट होता है। तो इसके बेस पर आप यहाँ से दिखा देते हैं। दूसरी चीज़ होती है जब टेम्परेचर की वैल्यू राइज करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू राइज करेंगे तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी जो डेंसिटी की वैल्यू होती है वो घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड जो होगा, जब डेंसिटी आप बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम की वैल्यू बेटा बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, उस केस में डेंसिटी आपकी घट जाती है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि अगर आपका क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी की वैल्यू लिक्विड के फॉल करके डिक्रीजमेंट होता है, घटता है, ठीक है। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया, क्या होगा डेंसिटी पे कैसे होगा उसके बेस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आगे कंडीशन आती है बेटा, आपको हमने कल थोड़ा सा बताया था पास्कल्स लॉ, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होता है क्या, तो ये तो कंडीशन हम लोगों ने कर लिया था बेटा, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे पास्कल्स लॉ की, ठीक। तो देखो पास्कल्स लॉ में क्या करते हैं, कैसे होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं बेटा पास्कल्स लॉ में, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, बोला जाता है इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी निगलेक्टेड, अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, निगलेक्टेड, देन द प्रेशर एट एवरी, देन द प्रेशर क्या, एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड, देन द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ क्या, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विल बी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उस केस में जो प्रेशर की वैल्यू होती है सभी पॉइंट पे सेम रहता है, इफ लिक्विड इज इन रेस्ट, अगर लिक्विड आपका रेस्ट में है तो उस केस में तो क्या सारे पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है बेटा वो सेम सेम रहती है, सभी पॉइंट्स पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो क्या रहती है, सेम होती है। अगर आपका लिक्विड किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में प्रेशर की वैल्यू सभी पॉइंट्स पे क्या रहता है, आपका सेम रहता है। इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहाँ से आपका डिनोशन हो जाता है, ठीक है। अब केस क्या हो रहा है, ये तो कंडीशन हो गया लिक्विड का, डिफरेंट पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी,
तो लिक्विड को बोला गया डिफरेंट पॉइंट पर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, लेकिन कब? जब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो अभी हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, पी इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, तो वहाँ पे एच रो इंटू जी, जी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था, यानी कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को वहाँ कंसीडर करते थे। यहाँ पे पास्कल्स ने क्या कहा था, अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देते हैं तो उस केस में जो प्रेशर की वैल्यू होती है ईच एंड एवरी पॉइंट पे लिक्विड कॉलम में वो बराबर होता है बेटा। ईच एंड एवरी पॉइंट पे लिक्विड कॉलम में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के किसी भी कॉलम में किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर आप अप्लाई करते हो तो प्रेशर यूनिफॉर्मली जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे लिक्विड कॉलम में। इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी साइड ऑफ द लिक्विड देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्या, होल लिक्विड, वो पूरे लिक्विड में इक्वली क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और इस केस में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपके कुछ क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए गए जिनका आपका प्रैक्टिकली यूज होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब आपका पास्कल्स लॉ को ही फॉलो करके बनाया गया है बेटा, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ये इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाया गया है कि अगर आप प्रेशर किसी एक एंड पे आप अप्लाई करेंगे तो दूसरे एंड पे भी आपका प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, दूसरे एंड पे भी क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी को टर्म देते हैं बेटा पास्कल्स लॉ कह लेते हैं। तो हमको थोड़ा सा डिस्कस करना था बाबू पास्कल्स लॉ, देखिए। तो अगर स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं बेटा पास्कल्स लॉ का, अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी नेग्लेक्टेड देन प्रेशर, ठीक है, क्या ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड कॉलम विल बी सेम। तो प्रेशर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड में क्या होता है आपका, सेम होता है, एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल बी सेम। तो बोला जाता है इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी नेग्लेक्टेड, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी will be neglected then pressure on every point of liquid column, every point of liquid column will be same। प्रेशर ऑन एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड कॉलम विल बी सेम। तो उस केस में जो प्रेशर की वैल्यू होती है, ठीक है, लिक्विड कॉलम के लिए वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा बेटा, सेम सेम रहता है। ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। तो प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो होता है लिक्विड कॉलम के वो हमारा सेम रहता है। इसी को हम लोग टर्म देते हैं, इसी को बेटा हम लोग क्या टर्म देते हैं, पास्कल्स लॉ। दूसरा इन्होंने सेकेंड स्टेटमेंट किया था, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर एट वन एंड। अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, आप द इंक्लोज लिक्विड, मतलब लिक्विड जो है इंक्लोज है, बंद किसी कंटेनर में है, इसी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम, कंडीशन फ्लोइंग का नहीं है, इक्विलिब्रियम की है, तो बोला जाता है देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है, टू ऑल अदर पॉइंट्स। तो वो इक्वली अदर पॉइंट्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा। और इसी का हम लोग यूज करते हैं बेटा किसमें, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह में, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं आप, एक प्रेशर क्या किया जाए, प्रेशर की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, ये प्रेशर, ठीक है, की वैल्यू क्या करें, इंक्रीज करें। ये प्रेशर will be increased on any point of liquid present in equilibrium, present in equilibrium, then it will be distributed, it will be distributed
यूनिफॉर्मली, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली टू every other every points of liquid, to other every point, every point of liquid of liquid। कब? लेकिन अगर वो क्लोज्ड है, अगर कंटेनर जो है जिसमें उसको रखा गया है, ठीक है, वो क्लोज्ड है। If pressure will be increased on any point of the liquid present in the equilibrium, then it will be distributed uniformly to other, ठीक है, every point of the liquid, every point of the liquid, ठीक है। तो सभी जो अदर पॉइंट होंगे वहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉइंट ऑफ द लिक्विड, एंड आल्सो टू द क्या, जो वाल आपका होगा कंटेनर का, एंड आल्सो टू द, एंड आल्सो टू द wall of container, also to the wall of container, ठीक है। एक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी, लेकिन ये रूल तभी वैलिड है बेटा जब हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। एक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी निगलेक्टेड, इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी निगलेक्टेड, अगर उसके ग्रेविटी का जो इफेक्ट है बेटा वो आपका निगलेक्ट कर दिया जाए, इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी निगलेक्टेड। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं। अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को आप निगलेक्ट कर देते हैं उस कंडीशन में आपका ये फॉलो अप होगा, ये चीज़ें आपकी क्या होंगी, फॉलोड होंगी, ठीक है। तो इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी निगलेक्टेड, तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। अब देखो केस क्या है, इसका जो यूज होता है, ठीक है, हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया बेटा, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ठीक है, इनमें हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, इनमें हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो किसमें, ठीक है, हाइड्रोलिक जो क्या पास्कल्स लॉ, इस बेस जो होता है, इसके बेस पे जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन जो होता है वो बेस्ट आपका हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट, सेम पॉइंट पे आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, तो सब में इसमें यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, दिस लॉ इज यूज्ड, या दिस कॉन्सेप्ट कर लो, लॉ इज यूज्ड इन किसमें, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ले लो क्या, लिफ्ट, कामा हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक ETC, हाइड्रोलिक प्रेस में भी हम यूज करते हैं बेटा। तो यहाँ पे दिखा देते हैं इसका जो यूज करते हैं इसमें किया जाता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, इनमें हम यूज करते हैं। HYDRAULIC होता है बेटा, AULIC हाइड्रोलिक, ये यू है, LIC हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट ETC, ठीक। अब क्या होता है, हमें जो क्वेश्चन इस पे कभी कभी डिस्कस होता है वो हाइड्रोलिक हमारा ब्रेक पे होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे बेटा। तो अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट हम डिजाइन करते तो होता क्या है जरा समझ लीजिए, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जैसे उन्होंने हाइड्रोलिक लिफ्ट, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है बेटा, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट आपका होता है, जो हमारा क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, इसमें दो हमारे क्या होते हैं, लिम्ब होते हैं। एक साइड पतला होता है बेटा, दूसरे साइड में आपका चौड़ा होता है। एक साइड में ये पतला होता है, दूसरे साइड में क्या होता है आपका चौड़ा होता है, ठीक। तो कंडीशन क्या होगा देखो, ये कंडीशन आपकी बन रही है, ठीक। ये सिचुएशन आपका बन रहा है, क्या होगा कैसे होगा इसके बेस पर हम यहाँ से बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है।
तो इसमें कैसे करेंगे देखिए, इसमें क्या किया जाता है बेटा, एक लिंक जो पतला होता है यहाँ पे हम लोग लोड अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे? लोड अप्लाई करते हैं। जिस ठीक है ऑब्जेक्ट को जिससे आप लोड एक साइड से अप्लाई करेंगे, दूसरे साइड से जिसको लिफ्ट करना होता है उसको उस पर रखा जाता है। जैसे मान लिया यहाँ पे फोर्स, लोड मतलब यहाँ पे फोर्स कह लो, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया बाई वेट रख के, जो भी सिस्टम है। यहाँ पे मान लो कोई लोड है, कोई गाड़ी है, इसको लिफ्ट करना आपको है। ये गाड़ी है तो इसको आपको क्या करना है? लिफ्ट करना है। देखो जब फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा, इस लिंब का एरिया कम है, मान लो इसका एरिया हमने A1 ले लिया, इसका जो आपका एरिया है वो A2 है बेटा। यहाँ पे देखो एरिया आपका सेक्शन की वैल्यू इसकी तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स आपने मान लो F अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया? F अप्लाई किया। दोनों दूसरे साइड से जो लोड हमारा है उस पर जो अप्लाई हो रहा है, सपोज दैट वो F डैश है। कितना है वो? F डैश है। जो सेकंड साइड से हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया ये F डैश है। अब केस क्या हो सुनो बेटा, जब इसके द्वारा हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा। ये जो प्रेशर आपको यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक, इस साइड में, ये प्रेशर यूनिफॉर्मली यहाँ पे इस साइड में जाके क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ अप्लाई होगा। इधर से हम डाउनवर्ड अप्लाई करें तो इधर से किधर होगा? आपका अपवर्ड अप्लाई होगा। बोला गया अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर विल बी सेम। प्रेशर की वैल्यू हर जगह क्या होगी? आपकी सेम सेम होगी। तो जब प्रेशर की वैल्यू बेटा सेम सेम होगी तो इसका मतलब जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे हम जो फोर्स लगाएंगे, रिक्वायर्ड फोर्स होगा उसकी वैल्यू कम होगी। जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे जो हमारा क्या होगा? फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, प्रेशर की वजह से वो लार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से जब रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, सपोज दैट एफ है, यहाँ पे A1 है या F1 कर लो, यहाँ पे बेटा F2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा P की वैल्यू अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, यहाँ पे P1 ले लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जो हम लोग बात करते हैं बेटा क्या? पास्कल्स लॉ, तो पास्कल के नियम के अनुसार क्या करेंगे? ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ की जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वैल्यू हमारा आएगा P1 इक्वल टू कितना? P2। यहाँ जो प्रेशर डाउनवर्ड डेवलप हो रहा है वहाँ प्रेशर अपवर्ड डेवलप होगा, और P1 की वैल्यू आएगी बेटा F1 अपान A1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे F2 अपान कितना? A2। F1 बाई A1 की जो वैल्यू होगी बेटा वो F2 बाई A2 के क्या हो जाएगा? हमारा बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, सिंस A1 की जो वैल्यू है ये लेस देन कितना है? A2 है। A1 की वैल्यू कम है, A2 की वैल्यू ज़्यादा है, सो F2 की जो वैल्यू होगी ये ग्रेटर हो जाएगी किससे? F1 से। अगर F2 की वैल्यू यहाँ से निकालना है, इसी क्वेश्चन से निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F2 की वैल्यू आएगी F1 इंटू A2 बाई कितना? A1 के बराबर। कितना हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उसकी हेल्प से कितना लोड यहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेते हैं। इनका क्या यहाँ पे वेट आपने अप्लाई किया, उसकी हेल्प से कितना लोड हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लिफ्ट कर सकते हैं। वो चीज़ें इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये केस आपका हो गया। इसी को कह लेते हैं बेटा हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगर हम इस पर एक क्वेश्चन से डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, जो ये स्मॉलर लिम्ब है इसमें आपने जो फोर्स अप्लाई किया, मान लो 500 न्यूटन अप्लाई किया। एरिया आपका सेक्शन सपोज दैट उसका क्या है? 0.2 मीटर स्क्वायर है। तो और यहाँ पे एरिया आपका सेक्शन की वैल्यू मान लो आपका 4 मीटर स्क्वायर है। तो कितना ये लिफ्ट करेगा, कितने लोड को ये बियर कर सकता है, उसको लिफ्ट कर सकता है। तो इसी फार्मूले में आप रख दीजिए, वैल्यू हमें क्या होती है? मिल जाती है। तो इसी को टर्म देते हैं बेटा हम लोग क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट। ऐसे सेम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। ठीक है, आपको वहाँ पे केवल ये अगर थ्योरेटिकल पॉइंट पूछा जाएगा तो क्या किस पे बेस्ड होता है, तो आप बोलोगे पास्कल्स लॉ पे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपकी होती है जब न्यूमेरिकल बनता है तो वो ब्रेक पे ही बनता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे होता है बेटा। ठीक है,
एरिया आपको दोनों का अलग अलग दे देंगे, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन यहाँ से पुट अप कर लेते हैं। तो ये तो केस आपका हो गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है बेटा, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, ठीक है, किस पे बेस्ड हो कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और बहुत छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं उसको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तब उसके बाद बाकी आप देखेंगे कल, इसमें ऐसे होता है कि फ्लोटेशन वगैरह का कंडीशन कल हम बताएंगे। देखो आर्किमिडीज आप लोगों को शायद सब मालूम भी होना चाहिए, ठीक है, होगा भी कुछ। अब अभी जो पढ़े होंगे उनको होगा बेटा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर बात अलग ही है। तो आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, बोला जाता है व्हेन ए बॉडी, ठीक है, क्या इमर्ज पार्सली आर कंप्लीटली, पार्सली या कंप्लीटली या होली। इमर्ज का मतलब होता है, ठीक है बेटा, किसी लिक्विड में आपको उसको डिप किया जाना, उसी को इमर्ज करना कहते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है व्हेन ए बॉडी इज क्या इमर्ज पार्सली या कंप्लीटली, ठीक है, इन ए फ्लूइड, इन ए फ्लूइड, ठीक है, एट रेस्ट, देन ये बायोन्स फोर्स इज एक्ट ऑन इट, तब उस पर क्या होता है, बायोन्स फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करता है, ड्यू टू विच द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी विल बी, क्या हो जाता है आपका बेटा, लेसर देन द एक्चुअल वेट, ठीक है, एंड दस डिक्रीजमेंट इन वेट इज इक्वल टू, ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है, जो वेट ऑफ द लिक्विड होता है डिस्प्लेस करता है बॉडी कोई, उसके बराबर हो जाता है बेटा। उससे कि क्या होगा आपका, जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसके वेट के बेटा बराबर होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हिंदी में समझ लो एक बार, जो लोग हिंदी वाले हैं, अगर किसी भी वस्तु को किसी लिक्विड में यानी द्रव में, ठीक है, वो पूरा पूरा डूबा हो या आंशिक रूप से डूबा हो, ठीक है, उसमें रखा जाता है, तो उसके वेट में क्या होता है, कमी आती है। और जो वेट में कमी होती है बेटा, वो उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है, उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है, ठीक है। अब इस केस में अगर वो फ्लोट करता है, फ्लोट करना मतलब तैरता है, तो उस केस में इसका मतलब जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है, ठीक है, वो आपको उसके वेट के क्या हो गया, आपका टोटल वेट के उसके बराबर हो। लेकिन अगर वो डिप कर जाता है बेटा, तो उसके वेट में जो डिफिशियंसी आएगी, कमी होगी, उसके बराबर होता है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो जिसकी डेंसिटी आपकी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा हो, जैसे कम होगी तो तैरेगा बेटा, अगर कम है वो तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब उसकी जो डेंसिटी आपकी बॉडी की है वो लिक्विड की डेंसिटी से हमारा कैसा होगा, स्मॉलर होगा। और अगर आपका क्या है, वो डिप कर जाता है, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो उस लिक्विड की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में आपका बेटा कम है, सॉरी हैवी है, ज़्यादा है, तब वो डिप कर जाता है। लेकिन चाहे वो तैरे, अगर तैर रहा है तब तो उसके इसका फ्लोटिंग कंडीशन बेटा जो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होगा वो उस बॉडी के वेट के बराबर हो जाता है। इन फ्लोटिंग कंडीशन, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। अगर वो फ्लोट कर रहा है तो बॉडी का जो वेट होता है वो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फ्लोटिंग कंडीशन में जो बॉडी का वेट होता है वो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के हमारा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। लेकिन अगर वो फ्लोट नहीं कर रहा है, डिप कर गया है, ठीक है, वो क्या हो रहा है उसमें लिक्विड में अगर डिप कर गया बेटा, तो उसका जो वेट आपका होता है वो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर नहीं होगा, तब उससे ज़्यादा है तभी डिप कर रहा है। तो ऐसा दैट मीन्स उस केस में क्या होगा, जो लास्ट इन वेट होगा, यानी वेट में जो कमी होगी, डिक्रीजमेंट जो वेट होगा बॉडी का, वो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होता है। इसीलिए हैवी से हैवी आइटम को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड में बड़े आसानी से क्या कर लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके वेट में जो होता है वो डिफिशियंसी हो जाती है। जैसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, घर में अगर कुछ नहीं मिलता है बेटा, तो घर में ईंट तो अगल बगल में जरूर मिल जाएगा। एक ईंट ले लो, ब्रिक्स, ईंट ईटा जो भी आप बोलते हो, उसको एक पानी बाल्टी में भर लीजिए, टब में भर लीजिए, किसी में भर लीजिए, पानी भर लीजिए। जब आप ईंट को हवा में रखेंगे ना, हवा में उसको पकड़ेंगे तो आपको वेट ज़्यादा फील होता है बेटा। जब उसको उस लिक्विड में आप डिप करेंगे ना, पानी के अंदर ले जाइए, उस केस में भी आप उसको पकड़े रखिए, छोड़िए नहीं, पकड़े रखिए, आपको वेट कम फील होता है। रिलेटिवली वेट आपको क्या होगा, कम फील होता है। तो वहाँ पे जो कम फील होना है, जो कम फील हो रहा है, उसका जो रीजन आपका होता है बेटा, जो वेट में कमी हो रही है, वेट कम फील हो रहा है, उसका जो रीजन आपका होता है वो ये होता है कि जब आप उसमें डिप करेंगे, लिक्विड में जब क्या करेंगे, डिप करेंगे, तो लिक्विड में जब डिप होगा तो अपने वॉल्यूम के बराबर, जितना उसका वॉल्यूम है उस बॉडी का जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा। उसके वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को क्या करता है, वो डिस्प्लेस करेगा। और जब वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, वॉल्यूम के बराबर क्या करेगा, वो लिक्विड को बेटा डिस्प्लेस करेगा, तो उस कंडीशन में उसका वेट तो होगा उस लिक्विड का ना, जो वेट लिक्विड का होगा वही उसमें डिक्रीजमेंट के बराबर हो जाता है।
वो इसमें क्या होता है, डिक्रीजमेंट के बराबर होता है। इसी के बेस पे कल हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ क्या करेंगे, फ्लोटेशन, मतलब कोई भी बॉडी किसी लिक्विड में फ्लोट तभी करती है जब उसका जो वेट होता है, ठीक है, उसका वेट जो है वो लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट की तुलना में या तो बराबर हो या तो उससे कम हो, तब तक वो फ्लोट करेगा। अगर वेट बॉडी का ज़्यादा है तो उस केस में बॉडी हमारी जो होती है वो डिप कर जाती है। बॉडी ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, आपका डिप कर जाएगा। तो कब बॉडी फ्लोट करेगा बेटा, कब डिप कर जाएगा, यहाँ से हम लोग डिटरमाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं। तो बॉडी की फ्लोटिंग कंडीशन क्या होगी, डिपिंग कंडीशन क्या होगी, ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन में, ठीक है। फिलहाल आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप, ठीक है, समझ गए ना क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो वहाँ पे अपरेंट वेट पूछा जाता है बेटा। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस 2 मिनट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ठीक है। तो बात कर देता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। कंडीशन वही हो गया, when a body is immersed partially or completely, ठीक, in a liquid, ठीक, in a liquid at rest, then क्या होगा, ठीक, then decreasement in weight of the body will be equal to weight of the liquid displaced। ऐसे ही चार्ट में लिख लेते बेटा। then ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है, इसी को हम लोग कह देते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह लेते हैं। तो बोला क्या गया, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन ए लिक्विड, देन डिक्रीजमेंट इन वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा उसके वेट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब कंडीशन की, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तब तो वेट ऑफ ए बॉडी इज फ्लोटेड, ए बॉडी will be in floating condition, in floating condition, then weight of body always will be equal to weight of displaced liquid। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो उसके डिस्प्लेस्ड जो लिक्विड है बेटा, उसके वेट के हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे अगर डेंसिटी, और ये हम डिसाइड कैसे करते हैं, डेंसिटी के बेस पे, अगर बॉडी की डेंसिटी बेटा कम है, लिक्विड की ज़्यादा है, ठीक, यहाँ पे हम 3 डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये लिक्विड है बेटा, ये सिचुएशन, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी आपका सिग्मा है। ठीक, इस केस में क्या होगा, आपका सिग्मा की जो वैल्यू होगी ये लेस देन क्या होगा, रो होगा।
सिग्मा की जो वैल्यू होगी लेस देन क्या होगा, रो होगा। दूसरा केस हम लोग लिख लेते हैं बेटा। अगर कंप्लीटली डिप्ड तो है लेकिन आपका नीचे सेटल डाउन नहीं हुआ है बेटा, डिपिंग कंडीशन में ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने लिया था सिग्मा, इसकी वैल्यू लिया है रो। इस केस के लिए सिग्मा और रो जो है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक। और जो वेट आपका लिक्विड का है, जितना वेट आपका डिस्प्लेस कर रहा है वो दोनों बराबर होंगे। यहाँ भी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। इन दोनों केसेस के लिए वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी हो जाएगा। तीसरा केस बनता बेटा, अगर ये आके यहाँ सेटल डाउन हो गया, नीचे आके बैठ गया, नीचे आके बैठ गया, तो यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी है सिग्मा और रो है, आपकी बार सिग्मा जो होगा सिग्मा ग्रेटर देन क्या हो गया, रो हो गया। ये दोनों कंडीशन फ्लोटिंग की होगी, ये दोनों ही सिचुएशन हमारा क्या होगा, फ्लोटिंग का है, ठीक है। दोनों में यह फ्लोट कर रहा है, यानी वेट यहाँ पे इसके लिए वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर हो जाएगा। वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे इसके लिए, तो ये हो गया डिपिंग कंडीशन हो गया, यहाँ डिप करेगा। यहाँ पे जो वेट ऑफ बॉडी होगा ग्रेटर देन क्या, वेट ऑफ लिक्विड, यानी कि वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिक्विड, ठीक है, बराबर हो गया। यहाँ वेट ऑफ बॉडी ग्रेटर देन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो जाएगा। बॉडी का वेट जो होता है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट से बेटा हमारा यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और इस केस में लॉस इन वेट जो होगा ये होगा, अगर मालूम इसके बेटा v मान माइनस वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इनके बराबर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे डेल्टा W की जो वैल्यू होगी वेट ऑफ लिक्विड, इसकी वैल्यू ना है बेटा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, इनटू क्या, तो यहाँ पे जो आपका होगा इसका वेट आपका होगा V इंटू बेटा टू जी, माइनस यहाँ पे जो हटा रहा है V इंटू रो इंटू जी। देखो VG कॉमन हो गया बेटा, V, ठीक है, इस सिग्मा माइनस रो इंटू जी के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये लॉस इन वेट है, वेट में जो कमी है बी ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो इंटू जी के बराबर, तो हम कह लेते हैं बेटा लॉस इन वेट। लॉस इन क्या हो जाएगा बेटा, वेट के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कितना उसके वेट में क्या होगा आपका लॉस होगा, वो वैल्यू आपकी यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाती है, ठीक। और अपेरेंट वेट अगर निकालेंगे तो वेट माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा बाई रो के बराबर हो जाता है इसी को, ठीक है। तो ये कंडीशन इस पे आप वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी अब इतना कर लीजिए, डिस्कस करेंगे क्या होगा कैसे होगा, डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। किसका फ्लोट डिप का नहीं मर्ज हो जाएगा, वो चीज़ें आपकी यहाँ से डिसाइड डेंसिटी के बेस पे। इस तरह बाकी आगे कंडीशन हम लोग कल पढ़ेंगे, फ्लोटेशन वगैरह फिलहाल इसी में आ जाएगा, कैसे होगा, कब इक्विलिब्रियम होगा, क्या चीज़ें होंगी, फिर आपका क्या फ्लूइड का जो लॉ आपका होता है, ठीक है, फ्लो के लिए कौन कौन से हम लोग ला लेते हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो आपने पढ़ा होगा, टर्बुलेंट फ्लो हिंदी में कहते हैं बेटा क्या, धारा रेखीय प्रवाह है और विक्षुब्ध प्रवाह। थोड़ी सी आगे की चीज़ें पढ़ रखिएगा, तब हम लोग आप कंटिन्यूटी वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बट आप इसको पढ़ के रखिएगा बेटा, बार बार आपको यही बोला जाता है, आगे की चीज़ें पहले से थोड़ा सा देख लिया करिए और पीछे जो पढ़ाई गई है उस पर क्वेश्चन कर लिया करिए, ठीक है, परफेक्शन रहेगा, अदरवाइज फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। चलिए ठीक बेटा, इतना कर डालिएगा, बाकी कल करते हैं, ओके।